डीआईटीएफ के सभी व्यूअर्स को डॉक्टर राघव शर्मा का नमस्कार। मैं डॉक्टर राघव शर्मा, ईएनटी सर्जन, कान नाक गले का सर्जन और साथ में हेड नेक कैंसर सर्जन और कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन भी होगा। तो हम ये वीडियो पब्लिक अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं ताकि रूटीन जो ईएनटी डिजीज है उनमें आप क्या बेसिक चीज का ध्यान रखें जिससे कि आप अर्ली ट्रीटमेंट ले सके या फिर प्रिवेंट कर सके कई बीमारियों को। तो मैं ईएनटी में ईयर, नोज, थ्रोट और हेड नेक कैंसर और कॉक्लियर इम्प्लांट इन सब चीजों को मैं डिवाइड करता हूँ। पहले ईयर की बात करते हैं। अगर अपने घर में छोटे बच्चे हैं और रात को अचानक वो जग जाते हैं, उनको कान में बहुत तेज दर्द है, वो रो रहे हैं, तो हमें मोस्टली वो या तो बच्चों में रूटीन इन्फेक्शन होते हैं जो अपने बच्चों को जुकाम लग जाता है, उस इन्फेक्शन की वजह से ही कान के पर्दों में सूजन आ जाती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। उसको हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। तो उस कंडीशन में बच्चा रात को जग सकता है, बहुत तेज रो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको रात में क्या करना है कि बच्चे को आपको रूटीन पेन किलर जो आपके घर में आइबुप्रोफेन है या पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन प्लस है, जो भी रूटीन पेन किलर है वो एक बार आप बच्चे को दें और इमीडिएटली कोई नियर बाई हॉस्पिटल है तो वहाँ बच्चे को दिखाएं। पेन किलर देने से बच्चे का जो पेन वाला पार्ट है वो एड्रेस हो जाएगा और बच्चा बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगा। कई बार कान में फॉरेन बॉडी को इंसेक्ट चला जाए या कोई वैक्स होता है, जो अपने रूटीनली कान में वैक्स बनता है, वो स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, वो पेन कर सकता हो। तो उस कंडीशन में भी आप कान में थोड़ा बहुत, अगर घर में कोई ईयर ड्रॉप पड़ी है तो आप इमीडिएटली ईयर ड्रॉप डाल सकते हैं कान में बच्चे के, अगर पेन ज्यादा है तो कोई भी अच्छी ईयर ड्रॉप जो आपके रूटीनली घर में पड़ी रहती है वो आप यूज कर सकते हैं। और डॉक्टर को तो आपको खैर दिखाना ही है, बट आप कुछ देर के लिए अपने बच्चे को छोटी मोटी जो पेन वाली परेशानी है उससे बचा सकते हैं। उसके अलावा जैसे छोटे बच्चे हैं तो मोस्टली बच्चों की हैबिट रहती है कि वो कोई भी फॉरेन बॉडी है वो मुंह में ले सकते हैं, नाक में ले सकते हैं, कान में डाल सकते हैं। तो उससे बचाव में क्या करना है कि वो छोटे बच्चे हैं तो आपको छोटे ऑब्जेक्ट्स जो बच्चे सॉलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं, उनको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। छोटी चीजें हैं, तीखी चीजें, शार्प चीजें जैसे कि पेंसिल है या कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट है या कोई कांच है या कोई तीखा प्लास्टिक का टुकड़ा है, उन सब चीजों को बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। रूटीनली अपन अपने घर में जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं, मोस्टली तो शटर होते हैं उन पैनल्स में, लेकिन कई बार बिना शटर वाले पैनल्स में छोटे छोटे बच्चे क्यूरियोसिटी के कारण उंगलियां डाल लेते हैं तो उनमें करंट आने का खतरा रहता है। तो आप या तो अपने पैनल्स, मोस्टली सबके हाइट पे ही होते हैं, अगर कोई पैनल नीचे भी है तो उसको आप या तो टेप से कवर कर दें तो वो बेटर रहेगा बच्चों के लिए। फिर आता है नोज के अंदर, बड़े बड़ों के अंदर ये प्रॉब्लम्स में मोस्टली जो बड़े लोग क्या करते हैं, चाबी लेके या कोई ईयरबड लेके कान में घुमाते रहते हैं, खुजली आती है तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, लोगों को फंगस इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर आप कान में किसी भी तरह की कोई चीज नहीं डालें, रूटीन जो ईयरबड आते हैं वो भी अगर आप नहीं डालें तो आपका कान हमेशा हेल्दी रहेगा। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप कान में कोई भी चीज नहीं डालें। कान सेल्फ क्लीनिंग होता है, अगर क्लीन नहीं होता है, अगर आपको लगता है कान में ब्लॉकेज आ गया है, स्विमिंग की उसके बाद कान बंद हो गया है, तो आप डॉक्टर को ही दिखाएं, क्योंकि वो आपके खुद से करने से वो ठीक नहीं होने वाली है चीजें। फिर अपन आते हैं नोज के अंदर। तो नोज में भी बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीड नोज का रहता है एपिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेजल ब्लीड यानी कि एपिस्टेक्सिस रहता है बच्चों की नोज पिकिंग के अंदर। बच्चे नाक में उंगली डालते हैं तो उनके केस में क्या होता है, कई बार बच्चों के नाखून शार्प होते हैं और वो नाक में उंगली से स्क्रैच बना लेते हैं तो ब्लीड होता है। नाक की ब्लीड थोड़ी ज्यादा होती है तो पेशेंट पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि कुछ पता नहीं अंदर कोई ट्यूमर है या क्या हो गया बच्चे के नाक में। तो बच्चों में 99% केसेस के अंदर ईयर ब्लीड, नोज ब्लीड का कॉज होता है नोज पिकिंग। तो आप अपने बच्चों की हैबिट्स को थोड़ा सा आप चेंज करें। बच्चा अगर नोज पिकिंग कर रहा है तो उसकी नोज को नहाते टाइम अच्छे से क्लीन करें। फिर भी उसकी हैबिट है तो उसको थोड़ा सा आप समझाएं, डांटें। और अगर ब्लीडिंग चालू हो जाए तो आपको उसको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना दिखाए तो वो जो एरिया है जिसके अंदर जो ब्लीड हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। उसके अलावा नोज में और भी कई डिजीज है। अडल्ट के अंदर मोस्टली नोज की जो प्रॉब्लम है एलर्जी प्राइनेटी होता है, जिसमें नाक बंद हो जाना, नाक से पानी आना, बहुत ज्यादा छींके आना, ये सब कोई एलर्जी की प्रॉब्लम्स होता है। तो उन पेशेंट्स को मेरी एडवाइस ये रहेगी कि वो डिओड्रेंट है, परफ्यूम है, रूम फ्रेशनर्स है, वो पंजेंट स्मेल वाली कोई भी चीज है उनसे थोड़ी दूर है, स्पाइसी फूड वो अवॉइड करें। और उसके अलावा जैसे कि ये सब चीजें अगर वो अवॉइड करेंगे तो उनको ये एलर्जी की प्रॉब्लम थोड़ी कम रहेगी। और वैसे उस प्रॉब्लम का मोस्टली एड्रेस डॉक्टर के पास ही रहेगा, आपको डॉक्टर के पास जाके आपको दवाइयाँ देनी ही पड़ेगी, तभी वो ठीक होंगे एलर्जी की प्रॉब्लम से। कोई डस्ट वाले एरिया में जाए तो नाक पे रुमाल बांध लें। सर्दियों में जैसे सर्दी की स्टार्ट है या सर्दी जाने वाली है उस टाइम आप थोड़ा प्रिकॉशन रखें, बहुत ज्यादा वैसे नहीं कि बस अब सर्दी चली गई और आपने वूलन पहनना बंद कर दिया या
बहुत ज़्यादा आप कोल्ड गर्मी आ गई तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ कर रहे हो, अचानक आप एसी और गर्मी के बीच में शांत हो गए हो, तो उस केस में आपको एलर्जी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। थोड़ा स्पोर्ट्स करें, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, तो इन सब चीज़ों से भी एलर्जी में बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर अपन आते हैं थ्रोट में। तो थ्रोट में मोस्टली नेक के अंदर प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती है? मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम थायराइड इलनेस है। तो थायराइड इलनेस में जैसे कि वेट घटना, वेट बढ़ना, सडन वेट के चेंजेस हैं, या फिर पेशेंट को जैसे कि मूड अप डाउन रहना है, या हेयर लॉस है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो, विजिबल कोई नेक के अंदर स्वेलिंग हो, जो आप खाना निगल रहे हैं, निगलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर वो स्वेलिंग मूव करती है तो थायराइड स्वेलिंग हो सकती है। तो उसके लिए आपको ईएनटी सर्जन और एंडोक्राइन सर्जन, दोनों को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, उनको दिखाना चाहिए। क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लाइफ लॉन्ग मेडिसिन डिपेंडेंट प्रॉब्लम भी हो सकती है। और उसके अलावा जैसे अदर प्रॉब्लम्स है, अपने नेक के अंदर कोई आपके सडन कोई गठान आ गई है, नेक के अंदर कोई गांठ आ गई है, कोई सूजन आ गई है, तो वो केसेस को आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना है। वैसे तो मोस्टली केसेस नेक में स्वेलिंग के आते हैं, वो ट्यूबरक्लोसिस के आते हैं, हमारे पास इन्फेक्टिव होते हैं या ट्यूबरक्लोसिस होते हैं। बच्चों के अंदर मान लो टॉन्सिल है, एडिनोइड्स हैं, बहुत ज्यादा टॉन्सिल के इन्फेक्शन है, उस केस के अंदर बच्चों के अंदर नेक में स्वेलिंग आ सकती है। या फिर किसी के टीथ का इन्फेक्शन है, कई बार टीथ के इन्फेक्शन भी नेक के अंदर एब्सेस बना देते हैं। तो आपके टीथ का बहुत ध्यान रखें, टीथ में थोड़ा बहुत भी अगर कैवीज है तो उसको इमीडिएटली क्लीन कराएं। क्योंकि अगर आप क्लीन करा के उसकी फिलिंग नहीं कराएंगे तो लेटर ऑन वो टीथ की डेथ हो जाएगी और उसमें आपको आरटीपी करानी पड़ेगी। ये मेरा ईएनटी पार्ट मैंने बेसिक कवर किया, जिसमें आप अर्ली चीजों को देख के आप डॉक्टर के पास जाके बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फिर आता है कैंसर वाला पार्ट। तो हेड नेक कैंसर में जैसे किसी को बहुत दिनों से खाना खाने में तकलीफ हो रही है, पानी आराम से पी पा रहा है, लेकिन सॉलिड खाने में, यानी कि गाढ़ी चीज खाने में उसको तकलीफ हो रही है, सेमी सॉलिड या सॉलिड खाने में तकलीफ हो रही है, तो उन केसेस में उनको अपर जे एंडोस्कोपी, गैस्ट्रो, जो एक पतला सा तार होता है जो आपकी आहार नली में डाल के देखते हैं, वो करवाना चाहिए, या सीटी स्कैन करवाना चाहिए। इससे आपको इसोफेगस के कैंसर जो बहुत कॉमन है अभी इस टाइम, वो उनसे आपका बचाव हो सकता है अगर आप अर्ली डायग्नोज करें। फीमेल्स में मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी से ये कैंसर जनरेट होते हैं। तो फीमेल्स में भी उनको आयरन, जिनके पास आयरन डेफिशिएंसी है, उनको अपना आयरन एड्रेसर करना चाहिए ताकि आप ये प्रॉब्लम से बच सकें। अब उसके अलावा जैसे ओरल कैंसर है, अपन सबको पता है ओरल कैंसर कई बार जेनेटिक कॉज से भी होता है, कि आपके बॉडी के जीन्स ऐसे हैं या बॉडी की डिजाइन ऐसे है कि आपको बहुत कॉमन कैंसर हो जाते हैं, ओरल कैंसर कॉमनली हो जाते हैं। बट ये देखा गया है कि 100 में से 90 केसेस जो ओरल कैंसर के होंगे, वो मोस्टली टोबैको च्यूइंग से होंगे। अब टोबैको आप किसी भी फॉर्म में लें, चाहे आप उसको स्मोकिंग की फॉर्म में लें, सिगरेट पिए, बीड़ी लें, आप गांजा ले रहे हैं, चिलम ले रहे हैं, आप खैनी खा रहे हैं, आप जर्दा खा रहे हैं, आप तंबाकू खा रहे हैं, आप गुटखा खा रहे हैं, इवन आप सुपारी खा रहे हैं, आप पान खा रहे हैं, आप किसी भी चूना चूना लगा के आप पान खा रहे हैं, किसी भी फॉर्म में आप कोई चीज ले रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, लोकल इरिटेंट होते हैं, बकल म्यूकोसा का लोकल एरिया में म्यूटेशन करते हैं, और वो म्यूटेशन आपको आपकी स्किन में चेंजेस लाते हैं और वहाँ कैंसर डेवलप हो जाता है। तो ये फिर ओरल कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज अपन को पता ही है कि अपने टोबैको कंजप्शन है इंडिया के अंदर। सुपारी भी आपको अवॉइड करनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड भी आपको अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब अवॉइडेंस, या मान लो कोई अल्सर है आपके ओरल कैविटी में या थ्रोट में अल्सर हो गया है, आपको सडन बहुत ज्यादा गले में तीखा दर्द है, कान में बिना कोई बीमारी के बहुत तेज दर्द हो रहा है, नाक से खून आ रहा है, कभी कभी खाने खांसी के अंदर थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है स्टमक के अंदर, ये सब चीजों को आपको थोड़ा सीरियसली देखना चाहिए। अगर आप इनको बहुत जल्दी ऑब्जर्व करके एक डॉक्टर के पास जाएंगे, तो शायद आपका डायग्नोसिस अर्ली हो जाएगा। प्रिवेंशन में आपको हेल्दी डाइट लेनी है, आपको योगा ऐड करना है, आपको स्लीप अच्छी 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप होनी चाहिए आपकी, आपका आपको रूटीन एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स वाली डाइट आपको यूज करनी चाहिए। ये सब चीजें आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द पार्ट कह लिया। एक चीज हो रही है, अगर आपका बच्चा, आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा बोल नहीं रहा है, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, तो आप उसके ये मत सोचो कि वो बोल क्यों नहीं, आप ये सोचो कि भाई वो बोलने की वजह क्या है, बोल क्यों नहीं रहा है वो। तो आपको उसकी सबसे पहली चीज, अगर कोई बच्चा बोलता नहीं है तो उसका हियरिंग असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई बच्चा अगर बोल नहीं रहा है तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान देनी चाहिए कि बच्चे की हियरिंग कैसी है। अगर हियरिंग ठीक है तो बच्चा देर से देर बोल ही जाता है। आप फिर भी नहीं बोलता है तो आपको स्कूल में डालना चाहिए 2.5 साल पे। बच्चों के साथ ग्रुप में आके भी बच्चा बोलता है, नहीं होता है तो न्यूरो ओपनिंग चाहिए। लेकिन सबसे पहली चीज, अगर कोई बच्चा बोल नहीं रहा है तो आपको उसका हियरिंग असेसमेंट सबसे पहली स्टेप होता है। आई थिंक मैंने मेरा मोस्ट ऑफ द ईएनटी पार्ट कवर कर दिया। मैं देवेश अंकल जी को थैंक यू बोलता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू।